ठीक है, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजेंद्र रवि जो कि इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी के निदेशक हैं और जन संसाधन केंद्र के शहरी प्रोग्राम को का समन्वय करते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और वो इस सत्र को अब आगे ले जाएँगे। रवि जी। यह जो शहर में कृषि के जो सवाल हैं, यह हम लोग बहुत पहले से प्लान किए हुए थे और दिल्ली में 11 और 12 अप्रैल को होना तय था। लेकिन कोरोना ने एक ऐसा ऐसे तरीके से मजबूर किया जिसमें कि वो जो सम्मेलन है वह होना मुश्किल था और यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सम्मेलन कैसे आयोजित किया जाए। आभासी दुनिया के माध्यम से भी यह हो सकता है, यह हमारे लिए तो बहुत ही कल्पनातीत था और ऐसे सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जो हालत की नज़ाकत थी और जिस तरह से हम लोग मजबूरियों में घर में बंद है, उसमें डिजिटल तकनीक के सहारा लेकर के ही यह चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा सकते थे और जिसको कि हम लोगों ने किया। कल तक 25 तारीख से लेके 29 तारीख तक हम लोगों ने विभिन्न देश के विभिन्न इलाकों में जो शहरी खेती हो रही है, इसके जो प्रयोग हैं, इसके जो प्रतिफल हैं और जो परेशानियां हैं, इन सब के बारे में सुना और चर्चाएं की। आज का जो विषय है कि भविष्य के शहर कैसा होगा, सस्टेनेबल सिटी के जो सवाल हैं और उस सवाल में जो कृषि के जो प्रश्न हैं, और कृषि का प्रश्न सिर्फ खेती का सवाल नहीं है बल्कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और एक आत्मनिर्भर शहर बनाने की समस्या से जुड़ा हुआ है। आज हमारे बीच दो प्रखर वक्ता हैं, आशीष कोठारी और सोपान जोशी। ये दोनों साथी की जो बयार है उसके खिलाफ प्रकृति की जो बयार चलती है और सृष्टि की ओर से जो बयार बहती है, उसके बहुआयामी और बहुस्तरीय धाराओं को समाज और समुदाय के बीच हमेशा लाने का काम करते रहे हैं। हमें मालूम है और हमें से ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि यह जो समाज है वो बहुता बहुविधि परतों से बना हुआ है और इसमें कोई भी एक मॉडल हर जगह पे काम नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। हर नदी, हर पहाड़, हर जंगल अलग अलग है और उसका स्वरूप अलग है। एक ही तरह के नाम वाला फल दूसरी जगह पे उसका जो आकार है, जो स्वाद है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। इसलिए कोई किसी को रोल मॉडल हम मान नहीं सकते। और जब इसकी बात होती है कि हम एक एक फलाना शहर की तरह हम अपने शहरों को बनाएंगे, जब पॉलिटिकल निर्णय होता है कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि यह कैसे संभव है कि किसी शहर की तरह हम अपना शहर को बना लेंगे। जब ये बहसें चल ही रही थी भारत में और इस बहसों के दौरान हम लोग गुजर रहे थे, लेकिन अचानक ये जो कोरोना का कहर आया, ये जो कोरोना का आंधी आई, यह शहरों पे ही सवाल खड़े कर दिया है। हर ऐसे दुर्दिन के दिन, हर ऐसे बड़ी जो आंधी आती है, वह बहुत कुछ उसमें खो जाता है और बहुत कुछ छीन जाता है, व्यक्तिगत तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, प्राकृतिक तौर पे भी। लेकिन दूसरी ओर यह जो माहौल है, ऐसे जो अवसर आते हैं, यह हमें एक नई दिशा, नया अवसर, नई समझ और एक नई सामुदायिक शक्ति भी देती है। आज जब हम लोग घर में बंद हैं तो लगता है कि
इसका जो सैद्धांतिक जो मायने निकलता है कि स्थानीयता की बहुत ज़रूरत है। हर तरफ ऐसे ही आवाज़ आ रही है कि अगर आप के शरीर के अंदर ऐसे परिस्थितियों से लड़ने की अगर क्षमता नहीं है, तो फिर आप इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम शुद्ध भोजन और शुद्ध परिवेश में रहें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सोचें कि खाना और उगाना दोनों में क्या रिश्ता है। जब इसकी चर्चा होती है कि भाई हमें शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, तो हम भूल जाते हैं कि उसका खेती से क्या रिश्ता है, उसका मिट्टी से क्या रिश्ता है, और इसके बारे में खास करके शहर के लोग विचार भी नहीं करते हैं। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन सब सवालों पे आप हमारे दोनों साथी से सुने। इन दोनों साथियों के बारे में मैं चंद शब्द कहना चाहूँगा कि हमारे साथी आशीष कोठारी अपने विद्यार्थी जीवन से ही पर्यावरण समूह कल्पवृक्ष से जुड़े रहे हैं। कल्पवृक्ष जो है, पर्यावरण और परिवेश का समुदाय से क्या रिश्ता है, इसके ऊपर शोध, प्रकाशन और अभियान चलाने का काम किया है। यह देश और दुनिया के बहुत सारे आयोगों में, बहुत सारे समितियों में रहे हैं, और अभी तत्काल ये विकल्प संगम जो समाज और देश के सामने चुनौती है, उस चुनौती से पार पाने के लिए, उस चुनौती से आगे बढ़ने के लिए जो स्थानीय समाज और समुदाय जो विकल्प का प्रयोग कर रही है, उसको इकट्ठा करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में प्रसारित करना, इस काम के और समन्वय के अगुआ हैं। हमारे दूसरे साथी सोपान जोशी हैं, जो बहुत सालों से दैनिक, साप्ताहिक और मासिक अखबारों में लिखते रहे हैं और संपादन का काम करते रहे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। वैसे ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी 3 पुस्तकें जल थल मल, एक था मोहन और बापू की पाती प्रकाशित हुई है। हमारा सौभाग्य है कि ये दोनों साथी आज के वेबिनार सीरीज के माध्यम से जो चर्चा हो रही है, इसमें शामिल होने के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। अब मैं बारी बारी से दोनों अपने साथियों को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं आशीष कोठारी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। समय 25 मिनट का, दोनों 25-25 मिनट दोनों साथियों के लिए है, इसलिए हमें लगता है कि उस अवधि में अगर हम लोग समाप्त कर सकें, तो बाकी जो साथी भागीदार जो इसमें शरीक हो रहे हैं, उनसे चर्चा करने में हमें सुविधा होगी। आशीष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई और पीआरसी और बाकी आपके सब मित्रों को इस मौके के लिए। आप अगर हो सके तो 20 मिनट के बाद थोड़ा संकेत दे दीजिएगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे केवल 5 मिनट रह गए हैं। कोशिश जरूर रहेगी कि 25 मिनट के अंदर मैं अपनी बात रखूं। आपने जो इस मुद्दे का जो संदर्भ है वो कुछ तो दे ही दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा। केवल इतना कि हम सब जानते हैं कि आज जो हमारे शहर हैं पूरी दुनिया भर में, केवल भारत में नहीं लेकिन पूरी दुनिया भर में जो शहर हैं वो एक टिकाऊ मॉडल से बिल्कुल विपरीत हैं और एक न्याय के मॉडल से भी बिल्कुल विपरीत हैं। जिस तरह की असमानता शहर के अंदर और शहर और गांव के बीच में, और जिस तरह से पर्यावरण का विनाश शहर के अंदर और शहर की वजह से शहर के बाहर पूरी दुनिया में होता है, वो हम सबको मालूम है। उस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा और गौर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शहर किस तरह से हमारे सामाजिक जीवन, हमारी अपनी खुद की जिंदगी, एक इंडिविजुअल होते के ना, एक व्यक्ति होने के नाते सांस्कृतिक जिंदगी, इन सब में भी किस तरह से कई तरह से वार पहुंचाता है,
वो भी मुझे लगता है कि हम सब जो भी शहर में या खासकर बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें तो मालूम ही होगा। और आज तो ये बात एकदम हमारे शहर में एपिडेमिक, पैंडेमिक, इस तरह की बीमारियों से और ज़्यादा, गाँव से भी ज़्यादा इसका वार जो है हम पे पड़ता है, क्योंकि हम जिस तरह के क्राउडेड एक तरफ भीड़ के इलाकों में रहते हैं, गंदगी के इलाकों में रहते हैं, प्रदूषण ज़्यादा है, हमारा खुद का स्वास्थ्य जो है बिगड़ा हुआ है, तो कभी भी वायरस या कुछ कोई और चीज़ आई तो हम पे ज़्यादा असर पड़ता है, ये तो अब बहुत साफ हो ही गया है। दूसरी बात अगर संदर्भ की करें वो ये भी है कि शहर किस तरह से गाँवों पे हमारे ग्रामीण इलाकों पे एक पैरासाइट, एक परजीवी है। वहाँ से जितने भी उनके संसाधन हैं, उनकी ज़मीन है, वो छीन के शहर के इस्तेमाल के लिए और वापस क्या देते हैं हम? गंदगी, गंदा पानी, हमारा सारा गार्बेज, कूड़ा वगैरह जो है वो वापस हम ग्रामीण इलाकों में देते हैं। तो ये एक असमानता का जो रिश्ता है, एक परजीवी का जो रिश्ता है, उसे भी बदलना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे संदर्भ में मुझे लगता है कि ये भी बहुत हमें सोचना ज़रूरी है कि ना केवल विकास की, जो आपने जैसे कहा कि विकास की पूरी जो अवधारणा है, विकास का हमारा जो मॉडल है, उसी में बहुत मूलभूत गड़बड़ है, क्योंकि हम जिस तरफ भाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल, मटेरियल, फाइनेंशियल वेल्थ की तरफ, उससे किस तरह का नुकसान हो रहा है वो हम सब जानते हैं। लेकिन साथ-साथ में ये भी देखना होगा कि इसकी जो एक मूलभूत जो जड़ है, जो हमारे ढांचे हैं, चाहे वो पितृवाद के हों, चाहे वो पूंजीवाद के हों, चाहे राज्यवाद हो, जिस तरह से राज्य हमारे पे हावी है, चाहे जातिवाद हो, तो ये जो अलग-अलग प्रकार के जो हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे हैं, पुराने हों, नए हों, ये इन सब की जड़ है। और अगर हमें बदलाव लाना है, शहरीकरण का जो पूरी दिशा है, और शहर और ग्रामीण इलाकों में के रिश्ते में अगर बदलाव लाना है, तो इन मूलभूत ढांचों पे भी, इन फोर्सेस पे भी हमें जो है कुछ करना ज़रूरी है। तो ये कहते हुए मैं कुछ इस तरह बढ़ना चाहूँगा कि शहरीकरण का मुख कैसे हो सकता है जिससे कि ये सारी चीज़ें बदलें। एक बहुत बड़ी बात मुझे ये भी लगता है कि शहर और गाँव को जिस तरह से हमने विभाजित किया है, एक ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन में, और उसके कई अलग-अलग आयाम हैं। जैसे कि हम सोचते हैं शहरों में खेती और जानवरों का पालन या मच्छी पालन जो है नहीं हो सकता है, और गाँवों में वो सब होगा, लेकिन इंडस्ट्री नहीं हो सकती है, सर्विसेज़ वगैरह नहीं हो सकती, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स इकोनॉमी के बोलते हैं। तो शहर में प्राइमरी नहीं होगा और गाँव में सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं होगा, मतलब शहर में ज़्यादा वो होंगे और उसमें। तो ये जो विभाजन हम सोचते हैं, या दूसरा एक तरह का विभाजन हम सोचते हैं कि शहर में कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, और गाँव में प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि किसान वगैरह हैं। या फिर हम विभाजन सोचते हैं कि गाँव में लोग हाथ से काम करते हैं, शहरों में लोग दिमाग से काम करते हैं। इस तरह के अलग-अलग जो एक विभाजन हमने कर दिए हैं, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इसका ये मतलब ये है कि हमें सोचना ये पड़ेगा कि शहर और गाँव के बीच में कैसी एक एक कंटिन्यूम, एक ऐसी रेखा है, जिसमें कि शहरों में भी जो हम गाँव की गतिविधियों को सोचते हैं, वो शहरों में भी हो सकती हैं, और गाँव में जो हम शहरी गतिविधियाँ सोचते हैं, वो गाँव में भी हो सकती हैं। ये इसके मैं एक 1-2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा, अगर मेरा ये शेयर स्क्रीन वाला चलता है। तो जैसे कि भुज, जो कच्छ में उसका डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है भुज, उसमें कुछ सालों से ये गतिविधि ऐसी चल रही है कि वहाँ पे जो मालधारी लोग उसके अंदर और उसके आस-पास जो रहते हैं, जो भुज शहर में अपना दूध देते हैं, अ, उनके और शहर के वासियों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बनाना, जिससे कि दोनों को फ़ायदा हो सके, और शहर के प्लानिंग में उनका और उनके जानवरों का, भैंस, गायों का भी एक हिस्सा होना, ये करने की कोशिश वहाँ पे हो रही है। या फिर एक दूसरा उदाहरण है, काइकोंद्रहल्ली लेक है, ये बैंगलोर में। तो यहाँ पे पिछले 10-15 साल से एक आंदोलन चला था वहाँ के स्थानीय वासियों से, जो खासकर मिडिल क्लास हैं, कि वहाँ का जो पूरा लेक है, जो एकदम वहाँ से सारा पानी निकल गया था, वहाँ पे एक गार्बेज डंप जैसा बन गया था, और
जो लैंड माफिया है उसको देख रही थी कि कैसे हम उसका भी शहरीकरण कर दें। उसकी जगह वहाँ पे उन्होंने लेक वापस लाया, लेकिन साथ साथ में ये भी किया कि जो पहले वहाँ पे मच्छी पकड़ते थे या जो अपनी चराई करते थे गाय भैंस की, उनको भी थोड़ा सा हक बनाए रखने के लिए कोशिश की। ये नहीं कहा कि नहीं अब से जो है केवल अमीर लोगों के लिए ये तालाब है, लेकिन जो वहाँ पे गरीब हैं उनको भी इसका हिस्सा मिल सकता है। तो ये एक इस तरह के कुछ उदाहरण ऐसे हमें बार-बार आ रहे हैं, और आपके पिछले 4-5 दिन में भी कई ऐसे उदाहरण मेरे ख्याल से आए हैं ज़रूर, जिसमें कि शहरों में भी किस तरह से खेती हो सकती है और शहर की खेती और आस-पास के गाँव की खेती के बीच में भी किस तरह का रिश्ता हो सकता है। लेकिन जानवर भी कैसे पाले जाएँ और मच्छी पकड़ने का भी कैसे हो, ये भी साथ में इसमें आ सकता है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये आ जाती है, जैसे कि अ, जो एक जैसे मैंने कहा कि शहर एक परजीवी है, एक पैरासाइट है। तो अगर एक पैरासाइट है शहर, तो उसको हम कैसे बदलें? उसमें कई चीज़ें हमें करनी होंगी। एक तो जैसे आपके शायद प्रिया भिडे ने अच्छा वक्तव्य दिया था कि हम अपना जो गार्बेज, खासकर जो वेट वेस्ट है, जो किचन वगैरह से निकलता है, उसको बाहर फेंकने के बजाय, जो कि किसी गाँव में हम फेंकेंगे, शहर के लोग फेंकेंगे, उसके बदले हम खुद उसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। उन्होंने एक और भी बहुत अच्छी बात कही कि उनके माता-पिता ने जब ये बात शुरू की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बाहर से मिट्टी लाएँगे, क्योंकि उससे तो है गाँव की मिट्टी शहर में आएगी, लेकिन हम अपनी मिट्टी कैसे पैदा कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो है ड्राई वेस्ट की भी बहुत बड़ी बात आ जाती है, क्योंकि जो वे जैसे प्लास्टिक है, अन्य कई चीज़ें जो हम निकालते हैं अपने घरों से फेंकते हैं, उनको भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं कि कुछ अच्छे उदाहरण आ रहे हैं, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी स्लाइड्स बदलने का। हाँ, जैसे कि बैंगलोर में या पुणे में या कई जगहों पे जो है एक ज़ीरो वेस्ट नाम का पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है कि कैसे हम अपनी कॉलोनीज़ में भी, मतलब ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसको बदलने के लिए, कैसे हम अपनी कॉलोनीज़ में भी जो है अपना ड्राई वेस्ट भी रिसाइकिल कर सकें, कैसे हम वेस्ट पिकर जो महिलाएँ हैं, जैसे कि पुणे में पूरा आंदोलन है स्वच्छ केकेपी का, या बैंगलोर में हसीरुद्दौला का है, उस तरह के वेस्ट पिकर संस्थाओं के साथ मिलके किस प्रकार से हम लोग जो है अपना सारा का सारा वेस्ट अच्छी तरह से वो करें। लेकिन साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि मूलभूत सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि हम इतना सारा वेस्ट उत्पादित करते ही क्यों हैं, कि किसी को रिसाइकिल करना पड़े। तो सबसे बड़ा योग ये है कि लोगों को अपने कंज़म्पशन पैटर्न्स, अपने उपभोक्ता के पे सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कंज़म्पशन पैटर्न्स जब तक, जो हम पूरे पाश्चात्य देशों की तरफ गए हैं, ये जब तक हम लोग कंज़म्पशन पैटर्न्स बदलेंगे नहीं। तो इसमें कुछ अच्छे उदाहरण आ रहे हैं, जैसे गोवा में ये 2 युवाओं ने एक ज़ीरो वेस्ट दुकान शुरू की है, पुणे में भी 2-3 शुरू हुई हैं, जहाँ पे आप अगर जाएँगे तो आपको प्लास्टिक, थर्माकोल ये सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने बर्तन ले जाने होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कागज़ का थैली वो देंगे आपको। अम, इसमें मुख्य चुनौती ये है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं ज़्यादातर अमीर लोगों के लिए है, तो किस प्रकार से जो है हम गरीब तक भी इस प्रकार का ज़ीरो वेस्ट का पूरा जो कि पूरी प्रयास जो है, वो हम आगे ले जा सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात हो गई उपभोक्ता को चैलेंज करने वाली। दूसरा फिर उदाहरण इसमें ये हो सकता है, जैसे कि और कुछ उदाहरण शायद आपके सेमिनार में आए भी हैं, कि जो गाँव में लोग जो उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि अगर ऑर्गेनिक खाना है या फिर हस्तकला है, और शहर में भी अगर उत्पादन हो या शहर में जो उसके उपभोक्ता हैं, उन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिश्ता जो है ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला रिश्ता हो सकता है। तो इसके अगर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँ, तो जैसे कि अ, तेलंगाना की दलित महिलाओं का जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, करीब 3000 दलित महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पुराने पारंपरिक बीज वापस लाके एक पूरी क्रांति, कृषि में क्रांति रची है, एक अन्न स्वराज की ओर जो बढ़े हैं वो लोग। उसके साथ में उन्होंने हैदराबाद के कई परिवार, लगभग 100-150 परिवारों के साथ ऐसा रिश्ता किया है कि हर साल वो परिवार इन महिलाओं को 10,000 रुपया जो भी है प्रति एकड़ पहले ही दे देंगे, और उसके बदले में पूरे साल इनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो है वहाँ का बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाना भी मिलेगा, और साथ में एक रिश्ता ये भी कि वहाँ के परिवार, शहर के परिवार वहाँ जाके थोड़ा खेती भी कर सकते हैं, खेती में जुड़ सकते हैं,
यहाँ गांव के लोग जो हैं शहर में जाके उनका रहन सहन देख सकते हैं। एक जो शहर और गांव के बीच में जो एक विभाजन होता है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा ये उदाहरण है। इस तरह के और काफी उदाहरण हैं, जैसे चेन्नई में ऑर्गेनिक फार्मर्स नेटवर्क मार्केट है कि जहाँ पे 10-15 दुकानों ने इस तरह का माहौल खड़ा किया है कि बाहर के किसान जो है आके चेन्नई के आसपास के किसान आके वहाँ पे अपनी चीज बेच सकें, अपने कंज्यूमर्स के साथ एक रिश्ता बना सकें और उसका दाम भी जो है उनको अच्छा मिले। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे कि शहर की का जो परजीवी जो जो पैरासिटिक नेचर है वो थोड़ा हम कम करते हुए देख सकते हैं। ये रही इन दोनों के बीच की, शहर और गांव के बीच का रिश्ता। पर लेकिन शहर में खुद भी जो है किस तरह से हम अपने आप को ज्यादा टिकाऊ बना सकें, शहर को कैसे ज्यादा टिकाऊ बना सकें, इसके लिए भी और बहुत सारी चीजें हमें करना जरूरी है। जैसे कि जिस प्रकार का हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन चलता है, या जिस प्रकार से हम पानी इस्तेमाल करते हैं, या जिस प्रकार से अलग अलग जो ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, इन सब में एक हम लोगों ने एक सिस्टम ऐसा खड़ा किया है कि वो सारा जो है गांव से आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, या फिर शहरों में भी जो है गरीब लोग हैं वो एक्सप्लॉइट होकर इसमें काम करेंगे, और जो अमीर लोग हैं उनको फायदा होगा, और प्रकृति का दोहन तो खैर साथ में है ही है। तो इसके लिए भी हम क्या अलग अलग सोच सकते हैं। तो जैसे कि बात हुई कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में अभी जो है हर जगह पे है सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, ग्लास, यही हो रहा है। लेकिन कुछ कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं हमारे पास, जैसे कि मैं आपको चित्र दिखाऊं। ये है भुज में ही हुनरशाला का ऑफिस। अब हुनरशाला एक ऐसी संगठन संस्था है जिन्होंने ये करके दिखाया है कि शहरों में हो या गांव में हो, आप अच्छे पक्के मतलब सीमेंट कंक्रीट नहीं, लेकिन मिट्टी के भी मकान आप ऐसे पक्के 2 मंजिला 3 मंजिला भी बना सकते हैं, और छत वगैरह इस तरह से बना सकते हैं कि आपको 40 डिग्री बाहर अगर गर्मी हो, लेकिन अंदर एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होगी। अगर हर बिल्डिंग इस तरह का अलग अलग प्रकार का बन जाए, जरूरी नहीं कि यही मॉडल हो, अलग मॉडल हो सकता है। जैसे कि ये है उदाहरण लद्दाख का, जहाँ पे -20 डिग्री हो सकता है, -30 डिग्री हो सकता है, फिर भी सोलर, पैसिव सोलर और एक्टिव सोलर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हुए ये जो एक स्कूल है, इस स्कूल के अंदर आपको आर्टिफिशियल हीटिंग हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, -20 हुआ बाहर तो भी। तो इस प्रकार के काफी ऐसे उदाहरण हैं जो हम आगे बढ़ा सकते हैं बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में। इसी प्रकार से पानी में भी हो सकता है। पहले मैंने आपको उदाहरण काइकोंद्रली का दिया, बैंगलोर का, कि जिसको इस तालाब को दोबारा से वापस लाके उन्होंने अपने ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया है, ताकि बाहर से पानी जो है कम लाना पड़े। रेनबो ड्राइव नाम का वहाँ कॉलोनी है जहाँ पे 100% वाटर रीच है। तो इस तरह से टिकाऊपन और आगे बढ़ाने का जो मेरे ख्याल से लक्ष्मी जी और नितिन जी ने भी कुछ इसके बारे में कहा था कि शहर को हम किस तरह से रीडिजाइन करें, और खासकर गरीब वर्गों के लिए, क्योंकि अमीर लोग तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले ही आते हैं, लेकिन गरीब वर्गों के लिए क्या हो सकता है ये भी बहुत जरूरी है। तो इसका भी कुछ और उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे भुज में ही जो स्लम कॉलेजेस, जिसे पहले हम स्लम बोलते थे, वहां पे एक होम्स इन द सिटी नाम का जो कार्यक्रम चला कई संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, उस कार्यक्रम की वजह से पानी कम से कम, और वहां पे आपको मालूम ही है भुज में तो कच्छ में बहुत कम बारिश गिरती है, लेकिन उतने कम बारिश में भी पानी पर्याप्त मात्रा से किस तरह से मिल पाए पीने के लिए, घर के काम के लिए वगैरह, ये उन्होंने करके दिखाया है। साथ में ही जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये बहुत जरूरी, मुझे लगता है सबसे जरूरी बात यह है कि शहरों के अंदर भी लोग किस तरह से अपने आप को जिम्मेदारी के साथ और हक के साथ कह सके कि हम अपनी जिंदगी को कैसे हम तय करें, हम अपने निर्णय कैसे ले सके। ये नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट या कोई पॉलिटिशियन वगैरह जो वही हमें निर्णय करे। जैसे बजटिंग की बात है, या फिर शहर के कॉलोनी में प्लानिंग की बात है, वो कैसे हम खुद कर पाए। तो ये होम्स इन द सिटी प्रोग्राम में, जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं, वहां पे पहले स्लम था, अब लोगों ने
कुछ स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलके अपने घरों को रिडिजाइन करके, अपनी पूरी कॉलोनी को रिडिजाइन करके, कहाँ पे रास्ता हो, कहाँ पे पानी हो, कहाँ पे किस तरह का ऊर्जा हो, किस प्रकार का मकान हम बना सकते हैं जिसमें सस्ता भी हो लेकिन टिकाऊ भी हो, ये सब करते करते दिखाया है कि जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो वैसे तो कहीं पे लागू हुआ नहीं है, लेकिन अगर नागरिक जिम्मेदारी से काम करे और हक लेके काम करे तो ये आगे हम बढ़ा सकते हैं और इसी से टिकाऊपन भी शहर का बढ़ सकता है। इसके साथ में एक और बहुत जरूरी बात है, प्रकृति का। क्योंकि हम जो शहर में रहते हैं, हमें अगर प्रकृति का आनंद लेना है तो हम बाहर जाके किसी नेशनल पार्क में जाते हैं, किसी टाइगर रिजर्व में जाते हैं, लेकिन शहर के अंदर भी प्रकृति बहुत है या हो सकती है। तो जैसे 1979 में हम लोगों ने आंदोलन किया था दिल्ली में, जो दिल्ली का जो रिज फॉरेस्ट है, जो वहाँ की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी का जो जंगल है, उसको बचाने का, और अभी तक बचा हुआ है। उसके बाद वो संरक्षित घोषित किया गया और बचा हुआ है। तो इस प्रकार के आंदोलन की शहर में जो प्रकृति है या प्रकृति हो सकती है उसको वापस लाना या जो है उसको बचाना, ये भी बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारा एक मानसिक अलगाव, एक साइकोलॉजिकल अलगाव और एक फिजिकल अलगाव जो है हो गया है प्रकृति के साथ शहरों में, वो हम दूर कैसे करें। और ये मुझे लगता है कि हम सबके सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, और खासकर आजकल के माहौल में जो हम देख रहे हैं। आशीष भाई 5 मिनट राजीव जी, हाँ मैं खत्म, हाँ जी, नहीं 5 मिनट है आपका। जी जी। तो इस प्रकार के कई ऐसे उदाहरण है। ये तो 1979 का आंदोलन है। इसी प्रकार से सेलम शहर में 4 या 5 तालाब उन्होंने वापस किस तरह से पुनर्जीवित किए हैं वहीं के लोगों ने, ताकि लोगों को प्रकृति का आनंद मिले, पानी भी ठीक से हो, और उन्हीं तालाबों में वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव भी जो है कुछ हद तक वापस आ सकें। तो ये एक दोबारा से प्रकृति के साथ जुड़ाव करना, ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में लेकिन ये भी है करना बहुत जरूरी कि, माफ कीजिएगा ये कुछ स्लाइड्स वो हो गई हैं, कि गांव का भी किस तरह से प्रबंधन हो, क्योंकि जब हम शहर को देखते हैं तो बिना गांव को देखे हुए ये पूरी बात नहीं हो पाएगी। शहर भी किस तरह से अपने आप में स्वावलंबित हो, शहर के लोग भी अपने आप में किस तरह से कहें और कर पाएं कि अपनी, हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारा पानी, हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है उस पर हम निर्णय करेंगे। कोई शहर का वासी आके हमारे से छीन के ले जाए, ये बात हम नहीं मानेंगे। इसके लिए भी जो आंदोलन है, जैसे ये एक उदाहरण है, ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र में कोरची नाम के एक महाग्राम सभा है वहां पे, जिसमें करीब 90 गांव जुड़े हैं, जिन्होंने खनन, माइनिंग के खिलाफ आंदोलन किया, और धीरे धीरे इस तरह के बढ़ रहे हैं कि हम किस तरह से अपना स्वराज की ओर बढ़ सकें, स्वावलंबन की ओर बढ़ सकें, बाहर से कोई हमारे संसाधन ले जाए ये बात हमें मायने नहीं है। लेकिन हमारे खुद में भी कई खामियां हैं। मनुष्य ये जैसे कि आदिवासी कम्युनिटी है ज्यादातर, लेकिन फिर भी उसमें जो है महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में ज्यादा जारी नहीं होती है। तो किस प्रकार से महिला का सशक्तिकरण हो, या और भी कई प्रकार की खामियां, तो हम खुद भी बदलें और बाहर का जो शहर का जो शोषण हो रहा है उसको भी हम रोकें। तो ये कई प्रकार का। और दूसरा कि हम किस प्रकार से गांवों को, गांव की जो अर्थनीति है उसको इतना सशक्त बनाने की कोशिश करें कि लोगों को फिर वहां से बाहर जाने की जरूरत ना हो। हाँ, जाने की इच्छा वो अलग बात है, लेकिन बाहर माइग्रेशन, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, जो आज हम खास देख रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर जो है माइग्रेंट लेबर पे पड़ रहा है इस आज की क्राइसिस का, तो किस प्रकार से गाँव को हम लोग स्वावलंबन इस तरफ भी बनाया सके, कम से कम आजीविका के लिए और सामाजिक न्याय के लिए, जिसमें कि जातिवाद, पितृवाद वगैरह के खिलाफ भी लड़ाई हो, उस प्रकार से हम कर पाए। ये एक उदाहरण है चेन्नई के बाहर कुतुम्बक्कम गांव का, जहां पे इलांगो नाम के एक दलित सरपंच ने कुछ साल पहले ऐसी कोशिश की कि कम से कम 200-300 वहां के परिवार जो बाहर जाते थे काम के लिए, उनको वहीं पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग वगैरह और अच्छा कृषि करा के जो है वापस किया जाए। या फिर ये एक आखिर उदाहरण में दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में टिम्बक्टू कलेक्टिव नाम की संस्था है, उन्होंने वहां पे कई गांवों के साथ काम किया है कि 100% किस तरह से ऑर्गेनिक खेती, इस प्रकार से समृद्ध खेती बनाई जाए कि लोगों को वहीं पे खेती में दोबारा से आनंद आए, युवा लोग दोबारा से जुड़े और बाहर जाने की जरूरत ना हो। तो ये सब करते करते आखिर में, और इसके उदाहरण खैर देश के बाहर भी बहुत सारे हैं,
ये जैसे मैं पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये एक कोपेनहेगन में क्रिश्चियानिया नाम का कम्युनिटी है, जिन्होंने ये बात भी बहुत स्पष्ट तरीके से कही कि अगर इस तरह का आंदोलन करना होगा तो हमें निजी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी सवाल उठाना होगा कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, चाहे वो जमीन है, जंगल है, हवा है, ज्ञान है, ये सब कॉमन्स में हो, मतलब सबकी आम धरोहर हो, ये नहीं कि किसी के प्राइवेट हाथ में हो। तो वहाँ पे 40 साल से इस प्रकार की वो कोशिश कर रहे हैं कई हजार लोग कॉमन्स की जिंदगी जीने की। आखिरी 1 मिनट अगर मैं ले लूं राजन भाई, तो ये स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ। अगर हम देखें कि शहरीकरण को टिकाऊ बनाना है और शहरों को एक समृद्ध मतलब पैसा नहीं लेकिन हर तरफ से समृद्ध बनाना है, और पूरे सोसाइटी को भी हमें समृद्ध बनाना है जिसमें गांव भी हो, तो हमें, मुझे लगता है कि 5 आयामों में काम करना होगा। एक तो जैसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसमें कहा कि संसाधन पे जो कंट्रोल है, चाहे वो बीज है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो मशीन है, उसका जो है प्रोड्यूसर जो उस पर काम कर रहा है उसका उस पर हक होना जरूरी है। दूसरा इसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में फिर लोकलाइजेशन, आपने स्थानीयकरण की बात की, वो भी आ जाता है। और तीसरा कि इकोनॉमी का मतलब केवल पैसा नहीं, लेकिन आदान प्रदान का एक केयरिंग एंड शेयरिंग का जो एक रिलेशनशिप है वो होना। तो ये एक तो आर्थिक लोकतंत्र की बात हुई। दूसरी भी पॉलिटिकल, राजनीतिक लोकतंत्र, जिसमें कि जैसे कि कोच्चि के गांव के लोग कह रहे हैं कि हम अगर अपने गांव में हैं तो निर्णय प्रक्रिया हमारे हाथों में होनी चाहिए, ये नहीं कि नई दिल्ली या बंबई या कहीं पे और हो। और डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि हमने चुनाव में भाग ले लिया और उसके बाद 5 साल कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं, लेकिन हम हर दिन जो है निर्णय प्रक्रिया में एक डायरेक्ट या रेडिकल, जिसे जो मूलभूत लोकतंत्र बोला जा सकता है। तीसरा हुआ सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का, क्योंकि जब तक कि हम लोग महिलाओं के खिलाफ या दलितों के खिलाफ या जो एक अन्याय है उस पर नहीं बदलेंगे, उस पर आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ये पहला और दूसरा आयाम जो है वो भी पूरा नहीं होगा। चौथा हुआ हमारी संस्कृति और ज्ञान का। जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं उसमें एक प्राचीन लोगों की अपनी ज्ञान जो भी बदल ये सब सॉल्यूशंस निकाले हैं। और आखिरी बात आयाम की तो खैर सबसे महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को ही नहीं बचा पाएंगे, प्रकृति को ही नहीं बचा पाएंगे, तो अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। तो ये एक सब मिला के जैसे हम एक बदलाव का, न्याय की तरफ बदलाव का फूल कह सकते हैं, एक फ्लावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस बात को करते हुए जो है इस तरफ दिशा देते हुए मैं अपनी बात पूरी करूं। बहुत धन्यवाद आशीष भाई। अब मैं सोपान जोशी जी को आमंत्रित करूंगा और जो हमारे भागीदार हैं इस मीटिंग में उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने सवाल जो भी पूछना चाहते हैं वे Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर वाले जो आइकॉन है उस पर डालें, और चैट्स पे अंग्रेजी में इसकी समरी भी आ रही है, उसको भी देख सकते हैं। सोपान जी, आप आमंत्रित हैं। सोपान जी, सॉरी बीच में रोकने के लिए, एक छोटा सा नोट आपको बताना चाहते हैं कि इंटरप्रिटेशन में आज जापानीज हिंदी है और फ्रेंच इंग्लिश है। अगर आप जिस भी भाषा में सुनना चाहते हैं, जापानीज हिंदी के लिए सुने और फ्रेंच को इंग्लिश के लिए सुने। शुक्रिया। अब सोपान जी। आप सभी को नमस्कार। राजेंद्र जी, आशीष जी, पीआरसी के सभी मित्र और इसे देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। मैं बात जो अभी आशीष जी ने बातें कही उसमें बस कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। पहले तो ये कि प्रकृति में कुछ कचरा नहीं होता, कुछ भी कचरा नहीं होता, और जो कचरा है उसे अगर हम जानना चाहें तो फिर ये होगा कि हम कचरा हैं। क्योंकि अभी सब बात करते हुए हम जो सांस भीतर खींच रहे हैं वो पौधों का कचरा है, और कई ऐसे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी का आज तक का सबसे भव्य प्रदूषण तब हुआ था
जब पहली बार बड़ी संख्या में वनस्पति के पूर्वजों ने खूब सारा ऑक्सीजन हवा में छोड़ दिया था। उसको वो एक महाप्रलय की तरह देखते हैं कुछ वैज्ञानिक, और उसमें ये मानते हैं कि बहुत से जीव विलुप्त हुए। लेकिन आप देखिए जीवन समाप्त नहीं हुआ। ऐसे निकला है, कचरे का उपयोग जानते थे और संजोना नहीं जानते। वो जब बहुत सफल होते हैं तो वो अपने कचरे में ही जाते हैं। सबसे 5 बड़े महाप्रलय मिलते हैं। उनमें सबसे बड़ा आज से कोई 25 करोड़ साल पहले का है, जिसको एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसका कारण क्या है ये नहीं पता, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एक जीवाणु ने दूसरे जीवाणु से कुछ ऐसे गुण प्राप्त कर लिए थे जिससे समुद्र के तल पर जो कचरा पड़ा था उसका वो बहुत तेजी से इस्तेमाल करना सीखते चले गए। उनकी सफलता इतनी बड़ी कि फिर बड़ी मात्रा में जलवायु परिवर्तन हुआ और कुल मिला के लगभग 95-96% प्रजातियां जो जीवित थी तब वो खत्म हो गई। तो आज हम जो भी जीवन देखते हैं वो उसमें से बची हुई 5% प्रजातियों का है, और हम जो देखते हैं वो भरा पूरा है। इसलिए कोई प्रकृति में कचरा नहीं होता। प्रकृति अपनी चीजों का इस्तेमाल करने के तरीके बनाती रहती है। जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो बचे रहते हैं, जो नहीं कर पाते वो खत्म हो जाते। तो ये मैं ये बार बार दोहराता रहता हूँ कि ये बात पृथ्वी को बचाने की नहीं है। पृथ्वी हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन हमें अपने आप को बचाना है और हमें अपने आप को अपनी सफलता से बचाना है। क्योंकि हम जिस तरह की भाषा में आजकल बात करते हैं उसमें सफलता का बीज उसके मूल में आ गया है। तो उसमें विकास जरूरी है, उसमें हर तरह की बढ़ोतरी जरूरी है, आर्थिक बढ़ोतरी जरूरी है, और ये लगभग जैसे धर्मांध लोग अपने विश्वास को ही मानते हैं, हमारे समय में एक तरह की तरक्की पसंद बातचीत का ये विश्वास बन गया है कि इसके बिना जीवन नहीं हो सकता। अब ये तो बार बार प्रकृति हमें बताती रहती है कि जीवन इसके बिना हो सकता है। ये सृष्टि हमने नहीं बनाई है, हमको सृष्टि ने बनाया है। तो सीमाएं सृष्टि तय करती है, हम नहीं करते। लेकिन हमने आज ये मान लिया है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं असीम है, इसलिए हम असीम साधनों का इस्तेमाल करके असीम सुख पा सकते हैं। अब इसका असर क्या आता है? इसका असर जब हम अपनी सीमाओं के प्रति सचेत नहीं रहते तब होता क्या है? बड़ी संख्या में कचरा मिलता है। आप देखिए, एक समय था जब हम किसी शहर में जाते थे तो पहले शहर, दूसरे भी देशों में रहा है ये, कि आप बाहर से आने वाले का स्वागत एक सुंदर द्वार से, कुछ उसमें कलाकृतियां होती थी, ऐसे किया जाता था। आज आप हमारे किसी भी शहर में घुसेंगे तो पहले किनारे कचरे का ढेर होता है। दिल्ली में आने के जो 2-3 बड़े रास्ते हैं उनमें सब में बड़े मतलब बहुमंजिली इमारत से बड़े कचरे के ढेर दिखते हैं। हमारी हवा में कचरा है, क्योंकि हम जिसे विकास कहते हैं उसका, ऐसा कई लोगों ने लिखा है कि हम जिसे आधुनिकता कहते हैं वो कुल मिला के कोयला जलाना है, कोयला जलाना और पेट्रोलियम जलाना। तो अगर इन दोनों से आई हुई ताकत हम निकाल दें और उसके बाद अपनी दुनिया का आकलन करें तो हमें कुछ और दिखेगा। और आखिर ये कोयला और पेट्रोलियम है क्या? ये जंगल हैं, ये पुराने जंगल हैं जो भूचाल के साथ साथ जमीन में दब गए। अब ये हमेशा से होता रहा है पृथ्वी के इतिहास में कि जब जब हवा में कार्बन बढ़ता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जब वो घटता है
तो सब कुछ जम जाता है। जैसे हम सांस अंदर बाहर लेते हैं, वैसे ही धरती का तापमान सूरज से आने वाले प्रकाश से निर्धारित होता है। तो जो सूरज से गर्मी आती है, वो उससे धरती बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो रात में घूमती है तो ठंडी भी हो जाती है। लेकिन जो गर्मी वापस जाती है वो अंतरिक्ष में अदृश्य रूप से जाती है, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। जो आता है, गर्मी जो आती है वो प्रकाश है, हमें दिखता है, सूरज का प्रकाश है। तो हमें इसकी जरूरत है कि उसका एक हिस्सा रुक जाए। अगर रुके नहीं तो पूरी पृथ्वी जम जाएगी। लेकिन अगर वो ज्यादा रुकेगा तो सब कुछ फिर बहुत गर्म हो जाएगा। तो हमारी प्रजाति का पूरा इतिहास एक ऐसे समय में है जब इसका एक अच्छा संतुलन था। अब हम ऐसे समय की ओर जा रहे हैं जहां ये संतुलन बिगड़ रहा है। और कैसे बिगड़ रहा है? हम बड़ी मात्रा में जंगल जला के उनको हवा में डाल रहे हैं। हवा में डालने से कार्बन हवा में बढ़ रही है तो वो ज्यादा गर्मी रोकती है। कार्बन जलाने के अलावा हमारा विकास का क्या तरीका है? अभी बहुत सारे सुंदर उदाहरण आशीष जी ने दिए। ये लोग कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कचरा डालने वाला कचरा बढ़ाने वाली बढ़ोतरी हमने मान लिया आर्थिक, इसके बिना जीने के तरीके ढूंढे। तो ऐसे ही लोग मुझे भी मिले हैं। मेरी एक पुस्तक है जलतलमल, जो उन्हीं लोगों से मिलने और उनसे सीखने समझने पे आधारित है। तो मुझे कुछ चीजें जो समझ में आई हैं उनका मैं मोटा मोटा 3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं ये मानता हूं कि जो मुझे अच्छे काम करने वाले लोग मिले हैं वो दूसरों के लिए मॉडल नहीं बना रहे हैं, वो अपने जीवन में समाधान ढूंढ रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनका संबंध अपने आसपास के मिट्टी, पानी, हवा से सीधा है। ये उनके लिए किसी सरकारी संस्था या किसी दूसरे को सलाह देने का विषय नहीं है। ये उनके लिए अपना जीवन सुधारने का तरीका है। वो किसी और को सलाह नहीं दे रहे हैं, इसमें किसी को प्रवचन नहीं दे रहे हैं, वो अपना जीवन सुधारने के तरीके ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए इसका कोई एक मॉडल नहीं है, इसका विचार है। और वो विचार हर किसी के लिए उपयोगी है, लेकिन वो विचार किसी एक जगह पर फलीभूत कैसे होगा, ये तय वहीं की परिस्थिति करेगी और वहां के लोग करेंगे। और तीसरी चीज मुझे इन लोगों के बारे में ये समझ में आई थी कि उनके आसपास संबंध लोगों से भी बढ़िया है। एक तो पर्यावरण से सीधा संबंध है, मिट्टी, पानी, हवा से, और दूसरा आस पड़ोस में संबंध अच्छा है। क्योंकि ऐसे काम करने के लिए कोई, हिंदी में कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। तो ये जो अच्छे काम करते हैं लोग, वो उनके अपने आसपास इतने सुंदर संबंध हैं कि वो एक इकाई नहीं रहते। इकाई से दहाई बनना, दहाई से सैकड़ा बनने का तरीका उन्हें आता है। और वो संबंध ऐसे होते हैं कि वो केवल पानी साफ करने या मिट्टी अच्छी करने के नहीं होते, वो दुख सुख के संबंध होते हैं। घर में शादी हुई तो सब लोग मिलने गए, अगर मृत्यु हो गई किसी की तो मिलने गए, कुछ थोड़ी बहुत भेंट का लेना देना हुआ। ये 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि हम मॉडल ना बनाएं, विचार समझें और उसे अपनी मिट्टी पे, अपनी परिस्थिति के हिसाब से ढालें। दूसरा, हमारे अपनी जलवायु, मिट्टी, इससे सीधा संबंध हो। और तीसरा, हमारे समाज के संबंध अच्छे हों। क्योंकि जब तक समाज में संबंध अच्छे नहीं होंगे, मिलजुल के काम नहीं हो सकता। तो ये 3 बातें समझने में एक अलग तरीका मिला मुझे स्वच्छता को देखने का। मुझे शुरू से स्वच्छता में जिस तरह से हमें घृणा का उपयोग बताया जाता है, ये गंदा है, इसको मत छुओ, ये खराब है। घृणा का इतिहास क्या रहा है, इस पे कई ऊंचे लोगों ने विस्तार से लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। आप चाहेंगे तो नाट्य शास्त्र में
मिल जाएंगे, जो विभत्स रस की बात, फ्रॉइड मिल जाएंगे, बड़ी संख्या में सुंदर काम करने वाले वैज्ञानिक हैं जो घृणा का स्वभाव बताते हैं। तो आज हम लोग पिछले लगभग 30-32 साल से, 30-32 तो नहीं, 1986 से स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुए, तो 30 साल तो हो ही चुके हैं। हम पाते हैं कि हमको स्वच्छता कार्यक्रम का आग्रह शर्म और घृणा का है। हमें शर्मिंदा किया जाता है कि हम गंदे हैं, और हमें जो चीज गंदी है उससे घृणा करना सिखाया जाता है। अब इसका एक सीधा नतीजा ये होता है कि हो सकता है राजेंद्र भाई ने भी और आशीष जी ने भी अभी कई ऐसी बातें कही कि शहर लुटेरे बन चुके हैं हमारे। तो हमारे शहर गांव से पानी लूटते हैं, हमारे शहर गांव से भोजन लूटते हैं, वहां से उनके लड़के और लड़कियां अपने यहाँ नौकर के लिए पाते हैं। लेकिन वो संबंध जो बिगड़ा है गांव और शहर का, वो कहीं उसमें घृणा का एक बड़ा अंश आ गया है, क्योंकि हम किसे साफ मानते हैं और किसे गंदा मानते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम अपनी सत्ता के संबंध तय करते हैं। तो शहर लूट के पानी ला सकता है, पीने लायक पानी में अपना टट्टी पेशाब नदी में डाल सकता है, और उसके बाद जो लोग ये तय करते हैं कि कौन गंदा है और कौन साफ, आप पाएंगे उनकी प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है। दिल्ली में एक यमुना की सफाई को लेकर एक उच्च न्यायालय में मामला चला था कई साल, 10 साल से ज्यादा, ये तो और पुरानी बात होगी, मैं समझता हूँ 15-16 साल पुरानी बात है, कि उस मामले में न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जो लोग यमुना किनारे रहते हैं वो नदी को गंदा कर रहे हैं, तो उनको वहां से हटा दिया जाए। अब देखिए, अतिक्रमण है कि नहीं है ये अलग मुद्दा है, किसको कहाँ रहना चाहिए ये जमीन और सत्ता के संबंधों का विषय है। लेकिन लगभग 20,000 परिवारों को इसलिए हटाया गया कि यमुना गंदी कर रहे हैं। हटाने के बाद अगले साल यमुना में प्रदूषण बढ़ चुका था, कम नहीं हुआ था। जो लोग प्रदूषण कर रहे हैं उनको आपने हटा दिया, तो प्रदूषण कम होना चाहिए, लेकिन प्रदूषण उल्टा और बढ़ गया। उसका कारण ये है कि जिन लोगों के पास पानी तक नगर पालिका का नहीं आता, वो बड़ी संख्या में मैला पानी पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जिस न्यायालय ने ये आदेश दिया उसका मैला पानी नदी में जाता है। तो ये हमने कौन गंदा है और कौन साफ है उसका एक नया सत्ता का तिलिस्म बना लिया है। और मैंने ये पाया है कि जो लोग स्वच्छता का, मिट्टी पानी का अच्छा काम करते हैं वो घृणा का उपयोग नहीं करते। जो गहरा काम करेंगे, ये बात सही है कि हमारे मल में बहुत सारे रोग फैलाने का रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने आप को अपने मल से दूर रखना चाहिए। लेकिन उसके तरीके क्या होंगे? क्या हम ये पीने लायक पानी में बहा के किसी और की समस्या बना देंगे? आज हमारी स्वच्छता का मुआवजा या तो नदियां और तालाब दे रहे हैं, जल स्रोत दे रहे हैं, या ऐसे लोग दे रहे हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हमने गंदा और अछूत मान लिया क्योंकि वो सफाई का काम करते हैं। उनकी कीमत पे आज हम साफ हैं। हम साफ हैं क्योंकि हमारे आज ऐसे सीवर हैं जिनमें हर साल 20 लोग उन्हें खोलते हुए मारे जाते हैं। ये नरबली की आधुनिक व्यवस्था है और ये सब हमारे आसपास हो रहा है। तो घृणा आधारित स्वच्छता से हमें बचने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे और उसका तरीका ये होगा कि हम ये माने कि हमारे मल में रोग फैलाने वाली बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम उसको करके रखें तो वही खाद भी बन जाता है। और हमारे पेशाब में तो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, उसका अगर ठीक उपयोग करें, और पेशाब में उतने खतरे नहीं होते जितने मल में होते हैं, तो इसके बहुत सारे सुंदर तैयार करते हैं। वो दुविधा को अपना लेते हैं। वो कोई आसान रास्ता ढूंढ के भागने की बात नहीं कर रहे। आज जितने अभी उदाहरण आशीष जी ने थोड़ी देर पहले दिए, ये उन लोगों के हैं जिन्होंने अपनी सुविधा का पीछा नहीं किया है।
उन्होंने दुविधा से प्यार किया है। तो हमें अपने जितना प्यार हम अपने शरीर से करते हैं, जितना ध्यान हम अपने भोजन पे डालते हैं, उसको पकाने में, उसको सुंदर बनाने में, उसको खाने में, उसको पवित्र मानने में, उतना ही जतन हमको अपने मलमूत्र के निपटारे में लगाना चाहिए, और उसको घृणा से अलग नहीं करना चाहिए। जब तक मानेंगे कि अपना भोजन कमाना अगर अपनी जिम्मेदारी है, तो अपने मलमूत्र को ठिकाने लगाना भी अपनी ही जिम्मेदारी है। लूटे हुए पानी से उसको बहा के किसी नदी का प्रदूषण करना, ये सफाई नहीं हो सकती। तो इसका एक बहुत सुंदर रूप है, वो ये है कि आखिर जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है, मिट्टी से आता है। मिट्टी के उर्वरक हैं जो फसल के रूप में उगते हैं, और उन्हें हम काट के अपना भोजन बना लेते हैं। प्रकृति की व्यवस्था ये है कि जो चीज जहां से आई है वहां जानी चाहिए। तुलसीदास जी ये कहते हैं, एक बहुत सुंदर हिस्सा आता है रामचरितमानस में कि सरिता जल जल निधि महु जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। अगर हर जीव हरि से निकल के हरि में जाता है, वैसे जैसे जलनिधि यानी सागर से पानी पर्वतों तक जाता है और नदियां उसे वापस सागर के पास ले जाती हैं, तो जो मिट्टी से आया है, प्रकृति की व्यवस्था यही है कि वो मिट्टी में जाना चाहिए। लेकिन आज हम लूटे हुए पानी से उसको पानी में डाल रहे हैं, जल स्रोतों में डाल रहे हैं। हमारी मिट्टी बंजर हो रही है, हमारे जल स्रोत दूषित हो रहे हैं, और हम 7 मिनट और हैं। मेरे पास स्टॉप वॉच है यहाँ, ठीक, और मैं देख रहा हूँ उसे बार-बार। तो हाँ, तो हमारी मिट्टी बंजर हो रही है, हमारे जल स्रोत दूषित हो रहे हैं, और हम जो ये कर रहे हैं उनको साफ मानते हैं, जो नहीं कर रहे उन्हें गंदा मानते हैं। और हया घृणा आधारित एक नई घृणा आधारित व्यवस्था बना दी है, जिसमें हम बताते हैं कि ये गंदा है, वो गंदा है, ये ऐसे करना चाहिए। बहुत कुछ है हमारे समाज में जिसे सुधारने की जरूरत है, लेकिन सफाई घृणा आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सफाई घृणा आधारित है तो फिर हमें अपने भोजन से भी घृणा करनी चाहिए। प्रकृति को कोई घृणा नहीं है हमारे मलमूत्र से। बात यह है कि हम उसका निपटारा कैसे करें, हम उसे निर्दोष कैसे बनाएं, और निर्दोष बनाने की जिम्मेदारी हम पे है, किसी और पे नहीं है। ये किसी दूसरी जाति या किसी जल स्रोत का जिम्मा नहीं है कि हम साफ रहें। हम साफ रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम इसका ध्यान रख लेते हैं तो उसका एक सुंदर प्रभाव ये पड़ता है कि जिस प्रकृति की व्यवस्था ने हमको बनाया है, हमको पैदा किया है, हमको पाला पोसा है, उसे हम समृद्ध करते हैं। कैसे समृद्ध करते हैं? हमारा मल मूत्र दोनों बेशकीमती हैं, उसमें आखिर मिट्टी से निकला है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं उन पे अगर उनकी विस्तृत बात करने लगूंगा, उसका एक छोटा सा सूक्त है, एक पुस्तक है मेरी जलथल मल, इसमें यही सब वर्णन है कि इसके सुंदर काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं, उनके फोन नंबर, ईमेल, पते इत्यादि सब हैं उस पुस्तक में। जो चाहे वो उनसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि करने वालों से सीखें। हमने एक बोलने वाली व्यवस्था बना ली है, जिसमें जो चतुराई से और ज्ञान से कुछ बोल सकता है उसको हम मान लेते हैं, जो करके दिखाता है, जो सिद्ध करता है, उसको हम नहीं सुनते। तो आप पाएंगे कि स्वच्छता अभियान में भी ऐसे लोगों की बात नहीं होगी, क्योंकि ये साधारण लोग हैं और ये अपना काम करने में व्यस्त हैं। अपना प्रचार करने का समय उनके पास नहीं है। उनका प्रचार करने का काम मुझ जैसे लोगों का है, क्योंकि मेरी सामाजिक पत्रकारिता है। मेरा यही काम है कि मैं जब उनसे जाके कुछ चीज समझता हूँ तो मैं ऐसे दूसरे लोगों को बता सकूं जो उसे समझ सकते हैं, और वो काम बहुत सुंदर होता है, उसमें आनंद मिलता है। कैसे मिलता है, इसका एक दो उसके छोटे उदाहरण देता हूँ। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि उन्होंने अपने घर में शौचालय बदल दिए। तो
एक मित्र उसके बाद बनी है जिनका नाम है दीपा, यहीं पास में रहती हैं। तो उन्होंने अपने शौचालय को, पुराना उनका घर है, उसी में अपने शौचालय में ऐसी व्यवस्था कर ली कि अपने मल मूत्र को इकट्ठा करके उसकी खाद बनानी है और छत पे अपने घर की उस खाद से सब्जी उगानी है। तो एक ऐसा समय आ गया था जब वो अपने घर के लायक और अपने मित्रों, आसपास के लोगों के लायक भी सब्जी अपने घर की छत पे उगा रही थी। अब देखिए इसका आनंद क्या है वो आप इससे समझिए कि वो जिस हिस्से में रहती है दीपा, वो बिल्कुल शहरी इलाका है। उसमें एक के बाद एक घर बने हुए हैं, लेकिन उनके घर की छत लगभग एक अरण्य था। वहां जाकर ही सुकून मिलता है, और ये तो मनोवैज्ञानिक बता चुके हैं कि हरियाली को देखते ही हमारी सांस बेहतर हो जाती है। जिन लोगों का रक्तचाप बड़ा होता है, वो अगर थोड़ी सी हरियाली देख ले तो उनका रक्तचाप नीचे आ जाता है, क्योंकि हम जिस व्यवस्था ने हमको बनाया है उसके पास पहुंच जाते हैं। तो ये कोई मतलब सिर्फ दुनिया बचाने, पृथ्वी बचाने का काम नहीं है, हमें अपने आप को बचाना है। और अगर ये काम करते हैं तो हमें कुछ ऐसा सुख, कुछ ऐसा आनंद मिलेगा जो केवल और खाने से और उपभोग से नहीं मिल सकता। क्योंकि आपको अगर दुनिया भर का भोजन, स्वादिष्ट भोजन बंद करके एक कमरे में मिल जाए तो आपको उसका मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर छोटा मोटा भी कुछ रूखा सूखा भी हो और वो ऐसे लोगों के साथ हो जिनसे आपको प्रेम है, तो वो भोजन का मजा बढ़ जाता है। तो ये जो मिल बांट के खाने का आनंद है, इसको आजकल जो आर्थिक विकास का ढर्रा है वो इसको छोटा बताता है, और वो कहता है कि आप अकेले बैठ के जो खाते हैं वो ही आनंद है। ये बात जो आज जो बातचीत हो रही है, जो अभी आशीष जी ने कहा, राजेंद्र जी ने कहा, वो यही है कि हम ऐसा काम करें जिसमें एक समझदारी है, लेकिन जिसमें आनंद भी है। उसमें कोई सामने वाले पे नैतिक दबाव डालना, बोझ डालना, ये नहीं है। अच्छा काम करने का आनंद आना चाहिए। और मुझे बहुत ऐसे लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है जो बढ़िया काम करते हैं, जिनका अपने मिट्टी, पानी, पड़ोस तीनों से संबंध अच्छा है, और इसी के लिए जल थल मल है, क्योंकि ये एक त्रिकोण है। इसमें एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ मिट्टी है, और तीसरी तरफ हमारा शरीर है। इस त्रिकोण का संतुलन अगर हम ठीक कर लें तो हमें आनंद ज्यादा मिलेगा, और हमारे संबंध अपने आसपास से एकदम बढ़िया हो जाएंगे। ये अभी लगभग 50 सेकंड बचे हुए हैं मेरे समय में। ये कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि शहर असली में गांव का ही दूसरा रूप है। जो भी आज शहर हैं वो कभी ना कभी गांव थे, लेकिन हमने जो संबंध खराब होने से होता है, शहर में रहने वालों के आपसी संबंध और अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों के संबंध जब बिगड़ जाते हैं, तब ये होता है कि हम जहाँ रहते हैं और जहाँ काम करते हैं वो भयानक हो जाता है। सोमवार को काम करने के पहले लोगों को मंडे मॉर्निंग ब्लूज होते हैं, और फिर उससे बचने के लिए शनिवार इतवार को हमको किसी सुंदर जगह भागना पड़ता है। तो प्रकृति के पास जाने का एक फायदा ये है कि हफ्ते के 7 दिन आनंदमय और सुखकारक हो सकते हैं। मेरा समय अब पूरा हुआ। नमस्कार। धन्यवाद सोपान जी। आप दोनों साथियों ने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत सारी जो वैज्ञानिक तौर पे जो सिद्ध चीजें हैं उनको रखा। अब मैं चर्चा को आगे चलाने के लिए निशान से निवेदन करूंगा कि वो जितने भी प्रश्न वगैरह आए हैं वो लें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया रवि जी। कुछ सवालों के उत्तर मैं देख रहा था कि आशीष भाई ने और शायद सुपान ने भी शायद देने की कोशिश की थी। फिर भी हम एक बार सबके लिए अच्छा रहेगा कि हम उन सवालों को फिर से ले लें और चर्चा में लाएं।
तेजेंद्र गौतम जी का सवाल है कि गढ़चिरौली में इंग्लिश में पढ़ने के लिए आप Q&A बॉक्स में पढ़ सकते हैं, वो सवाल वहां पर लिस्टेड है। मैं हिंदी में सबकी मदद के लिए पढ़ देता हूँ। गढ़चिरौली में महाग्राम सभा जो है वो एक तरीके से डी फैक्टो पावर वहाँ पे उनके पास वो अपनी शक्ति को रखते हैं। लेकिन जहाँ पर इस तरीके का व्यवस्था नहीं है, वहाँ क्या आदिवासी अगर अपने जंगल पर अधिकार और खनिज पर अधिकार की बात करते हैं तो उनके ऊपर शोषण के खतरे बढ़ जाते हैं। इस पर मेरे ख्याल से आशीष भाई से ये सवाल था, वो अगर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी तेजेंद्र, धन्यवाद सवाल के लिए। जैसे मैंने कि संक्षिप्त में थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश की है। जो गढ़चिरौली में हुआ है और देश के कुछ और जगहों में भी हुआ है, वो डी फैक्टो डी यूरे बोथ दोनों है। काफ़ी जगहों पे जो है, ज़्यादातर जगह पे जो है पूरा समुदाय का एक साथ आना और एक आंदोलन की तरह या अभियान की तरफ जो आगे बढ़े हैं, वो तो एक डी फैक्टो पावर हुआ, पीपल्स पावर हुआ, लोगों की अपनी शक्ति हुई। लोकतंत्र का एक तरफ से अगर आप सोचें तो असल का मीनिंग वही हुआ। लेकिन साथ में उन्होंने कानूनी अधिनियम को या कानूनों को या कानूनी कार्यवाही से भी अपने हक लेने की कोशिश की है। जैसे कि अगर जंगल की बात करें तो 2006 से लेते हुए जो नया वन अधिकार अधिनियम बना है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसके तहत कोई भी समुदाय भारत में कहीं भी, अब तो कश्मीर में भी, अपने जो पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल या जिस पे उन्होंने पारंपरिक तरीके से कंट्रोल किया हुआ है पहले या इस्तेमाल किया है, उस जंगल को वो एक सामुदायिक जंगल हक के तरह वापस ले सकते हैं और इसकी मान्यता सरकार को देनी होगी। और अगर दी तो उसके बाद उस पूरे जंगल का अधिकार उस गांव के पास या उस ग्राम सभा के पास होगा। मुश्किल यह है कि जिस हद तक ये होना चाहिए था भारत में, उसका केवल 4 या 5% ही इसका अमल हुआ है। ज़्यादातर जगह पे सरकार ने ही खुद इस पे बहुत अड़चन, बहुत रोक लगाने की कोशिश की है, इसलिए ज़्यादातर समुदाय इस हक को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और वो एक कानूनी हक हो गया, और जिसकी वजह से फिर वो अगर मान लीजिए वहाँ पे माइनिंग का कोई प्रपोजल है या कोई रास्ता हाईवे रास्ता ले जाने का प्रपोजल है, उसको रोकने का भी हक उनको बनता है। लेकिन इसके बावजूद हक होते हुए भी जहाँ पे भी इस तरह के आंदोलन चलते हैं, वहाँ पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्टेट, खासकर जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट का के पे असर पड़ता है, चाहे वो माइनिंग के हों, चाहे कुछ और हों, या चाहे गांव में खुद भी कुछ इस तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, चाहे वो सरपंच हो या कुछ हो जो शक्तिशाली लोग हैं, तो स्टेट की तरफ से जो है कुछ ना कुछ रिप्रेशन, कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे कोशिश होती है पुलिस को भेजने की, या किसी न किसी तरीके से गांव को तोड़ने की भी कोशिश होती है, चाहे वो कंपनियों द्वारा हो, चाहे वो राज्य के द्वारा हो। तो ये बात तो सही है, लेकिन इसीलिए हमें हर जगह पे दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। कानून जहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कानून का इस्तेमाल किया जाए, और लेकिन उसके आगे जाके लोगों की खुद की शक्ति, लोक शक्ति जो है, किस तरह से और ज़्यादा सुदृढ़ हो, किस तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ और पूरे भारत में किस तरह का नेटवर्किंग कर पाएँ कि मान लीजिए किसी गांव ने इस तरह का काम किया और उस पर कुछ शोषण हो रहा है, उस पर सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है, तो पूरे भारत में भर में 100 दूसरी संगठन, 1000 दूसरे समुदाय जो है अपनी आवाज़ उठाएं कि ये बात गलत है, आप इससे पीछे हटिए। तो ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया। विद्या का सवाल है सोपान और आशीष, आप दोनों से। उनका पूछना है कि क्या आपकी इस बारे में क्या राय है कि जो एनजीओज हैं जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, जिन सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों पर वो काम करते हैं, उन पे वो अपनी एक एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएं, यानी वो कैसे अपनी भूमिका को कम करने शुरू करें और अंततः सरकारें इन मुद्दों को अपनाएं और उन पर फीडबैक लूप, यानी उन पे लगातार उसके बारे में फीडबैक लेते हुए उस पे काम करने का एक तंत्र बन पाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, सोपान और आशीष? सोपान, आप शुरू करें। मुझे लगता है ये आपका अनुभव इसका ज्यादा है, संस्थाओं का मेरा अनुभव कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और दूसरा शायद मैं जो बताऊं वो यहाँ उपयोगी ना हो, इसलिए आप दे तो बेहतर रहे। ठीक है, अगर आप जोड़ सकें तो जोड़िएगा जरूर। हाँ जी, तो इसमें ऐसा है कि मुझे लगता है कि
आपके सवाल के दो हिस्से अगर करते हैं, एक तो ये कि जो स्वयंसेवी संगठन है, एनजीओ वगैरह है, उनका एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है या नहीं है। मैं एनजीओ दुनिया में पिछले 40 साल से हूँ, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर एनजीओज़ का एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होता है, क्योंकि हम एनजीओज़ भी चाहते हैं कि हमारे पे लोग निर्भर रहें। ये हम चाहे एक्सप्लिसिटली बोले या ना बोले, लेकिन ये कई लोगों की इस तरह का एक मानसिकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए गांव के लोग या स्थानीय लोग, शहरों में भी स्थानीय लोग हमारे पे निर्भर ना रहे, तो फिर हम अपना फंडिंग कहाँ से लेंगे, किस मुंह से लेंगे, है ना। तो खैर ये थोड़ा सा मैं थोड़ा जाति करके बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी हम लोग काम करें वहाँ पे इस तरह से काम करें कि हम अपने आप को कितनी जल्दी वहाँ से निकाल पाएँ और समुदाय अपने पैरों पे खड़े हो, और समुदाय से सीख के हम भी कुछ अपने आप में बदल लाएँ। जैसे कि मान लीजिए कंजम्पशन पैटर्न्स की मैंने बात की है, या हमारी खुद की सैलरीज़ की बात की है। ये बहुत बड़ा सवाल है एनजीओ दुनिया में। तो एक तो ये हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए हम निकल गए और समुदाय फिर राज्य पे, सरकार पे निर्भर हो गया, तो उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई तुक बनता है। समुदाय अगर स्वावलंबन की तरफ बढ़ना चाहे, तो सरकार से भी उसका कुछ ना कुछ हद तक जो है एक स्वावलंबन होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए। हाँ, सरकार को बाध्य बनाए कि सरकार ने जो देना है, करना है, वो करना चाहिए। लेकिन ये ना हो कि अगर सरकार ने नहीं किया तो फिर हम जो है बेसिक नहीं, मूलभूत जरूरतों के लिए भी दौड़ते फिरें हर जगह पे। तो खास मूल, और इसीलिए जहाँ पे आंदोलन इस प्रकार के हुए हैं, लोगों ने ये नहीं कहा है कि हमें खाद्य सुरक्षा चाहिए, उन्होंने कहा है हमें अन्न स्वराज चाहिए। दो में बहुत फर्क है। खाद्य सुरक्षा में आप कह सकते हैं कि सरकार बाध्य है कि मुझे जितना खाना मिलना चाहिए वो मुझे मिले, लेकिन मैं फिर सरकार पे हमेशा के लिए निर्भर रह गया। अन्न स्वराज में है कि भोजन पे और भोजन के साथ जुड़ा हुआ जितना भी है, चाहे वो जमीन है, बीज है, ज्ञान है, पानी है, या कम से कम उतना पैसे कमाने का मेरा हक है जिससे कि मैं भोजन खरीद सकूं, वो मेरे हाथ में होना चाहिए। वो किसी पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए। और उसी की तरह पानी, उसी की तरह ऊर्जा, उसी की तरह घर, मतलब जितनी भी मूलभूत जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हमारे कंट्रोल में जब तक ना हो। और इसके लिए एनजीओ और सरकार दोनों को इस तरह का काम करना होगा कि समुदाय जो है स्वावलंबन की तरफ बढ़े। दोनों को अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज जो है वहां से करना जरूरी है। और लेकिन ये बहुत बहुत ही दिक्कत है, और खासकर सरकार के लिए तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि सरकार अगर करती है तो फिर सवाल उठ जाता है फाइनली कि अगर सारे समुदाय इस तरह से स्वावलंबन हो जाएं, स्वावलंबित हो जाएं, और एक दूसरे के साथ जुड़ के और ज्यादा स्वावलंबन की, और एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान करना है खुद करने लगे, तो फिर सरकार की जरूरत क्या पड़ेगी। ये खैर लॉन्ग टर्म का सवाल है, वो बाद में कभी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सोपान आपको जोड़ना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई सरकारी गैर सरकारी का बहुत ज्यादा अंतर उपयोगी मुझे नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि बात यह है कि आप अपने समाज से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। मैंने ऐसे सरकारी अफसर भी देखे हैं जो अपने आसपास के समाज से जुड़े हैं। तो लेकिन हमारी जो औपचारिक व्यवस्था है वो अपने लोगों से कटी हुई है, वो अपने लोगों को नीची दृष्टि से देखती है, ये पक्का है। मतलब इस पे तो बहुत अनुभवी लोगों ने बहुत समय से लिखा है। तो इसमें अगर हमको लगता है कि सरकारी मॉडल बेहतर है या गैर सरकारी मॉडल बेहतर है, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि जो जिसकी हम बात सबसे कम करते हैं वो है संबंध। आपका अपने आसपास से संबंध क्या है। मुझे ऐसे गैर सरकारी संस्थान मैंने कई देखे हैं जो जिस तरह की भाषा में बात करते हैं वो उनके आसपास के लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो हमें अगर हमारी चेतना के केंद्र में अपने लोग हैं तो हमारी भाषा अपने आप बदल जाएगी, हमारी भाषा उनके उपयुक्त हो जाएगी। अगर हमारे चेतना के केंद्र में वो फंडिंग संस्थान हैं जो विशेष ज्ञान ढूंढते हैं तो फिर हमारी भाषा वैसी होगी। और विशेष शब्द का ध्यान रखना चाहिए। विशेष कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। आप पाएंगे हमारी भाषाओं में, कई भाषाओं में, जब किसी शब्द के आगे वी का उपसर्ग लगता है तो वो नकारात्मक हो जाता है। देश और विदेश, माता विमाता। इसी तरह शेष
और विशेष है। विशेष होना मतलब अपने आप को लोगों से अलग कर लेना है। और आज हम जिस समय जी रहे हैं, हम लोग विशेषज्ञों के ज्ञान के तले दबे हुए हैं, और वो विशेषज्ञों का ज्ञान विशेषज्ञों के काम आता है, शेष के काम नहीं आता। तो हमें आज ऐसी बातचीत, ऐसी सामग्री चाहिए जिसमें ये विशेषता का आग्रह नहीं हो, जिसमें शेषता का आग्रह हो। तो वो कहाँ मिलेगी, उसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपको गैर सरकारी ही मिलेगी या आपको सरकार में ही मिलेगी, कहीं भी मिल सकती है। लेकिन हम कम से कम उसकी पहचान बनाएं, हम अपनी आंखें इतनी साफ कर लें कि हमें हमारे सामने वो आ जाए तो हम उसे पहचान सकें, उसे उसका सम्मान कर सकें। यहाँ रोका जाए। हाँ ठीक, शुक्रिया सुफान। अगला सवाल एक सवाल नुमा बात है, सुनीता रानी ने बोली है, गांवों से लोगों का शहर में आने का कारण गांव का विकास और रोजगार नहीं है। मैं ख्याल से कहना चाहती हूँ गांव में विकास और रोजगार नहीं है, इस कारण गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं। इस पर अगर आप एक छोटी छोटी टिप्पणी आप लोग करते तो अच्छा रहेगा। आशीष जी कहें पहले। ये थोड़ा सा सफाई कर लीजिए सुनीता रानी जी से कि उन्होंने ये कहा है कि गांव से निकलने मतलब विकास वगैरह के अभाव के वजह से लोग नहीं निकलते हैं, किसी और वजह से निकलते हैं, या ये उन्होंने कहा है कि इसी वजह से निकलते हैं? हाँ, ये दोनों ही हो सकते हैं। खैर इस मुद्दे पर कि गांव से जो शहरों में पलायन है उसकी वजहों पर अगर आप छोटी-छोटी टिप्पणियां करते हैं तो मुझे ठीक लगता है, है। तो ऐसा है कि गांव से निकलने की कई वजह हो सकती हैं। मेरे अनुभव में जितनी जगह पे मैं घुमा हूँ या काम किया है, कम से कम 2 या 3 मुख्य वजह हैं। एक बहुत बड़ी वजह है गांव में आजीविका का अभाव। पुरानी पारंपरिक आजीविका या तो खत्म हो गई है, शहरों ने उसका आधार जो है छीन लिया है, या किसी और वजह से जो है वो खत्म हो गई है, या पारंपरिक आजीविका में अब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा में कहा गया है कि वो जो है वो पिछड़ी हुई है, और अगर आपको असल की आजीविका चाहिए तो आपको जाना होगा किसी इंडस्ट्री में या किसी सरकारी नौकरी में या फिर कंप्यूटर्स में वगैरह वगैरह। तो एक तो बहुत बड़ा कारण है आजीविका का अभाव या आजीविका जो है उससे अलगाव। दूसरा बहुत बड़ा कारण हो सकता है सामाजिक अन्याय। तो जैसे दलितों के खिलाफ जो शोषण होता है, या महिलाओं के या अलग अलग वर्गों के खिलाफ होता है, उस तरह का जो शोषण है उससे निकल के भागने का, क्योंकि वहां पे खुद उसकी लड़ाई, उसका न्याय की लड़ाई लड़ने की क्षमता हर एक के पास नहीं होती है, तो उससे दूर जाके कहीं शहर में जाके काम करने का ये लोगों की इच्छा होती है। जरूरी नहीं है कि शहर में जाके वो शोषण कम हो जाए, शहरों में भी उतना ही जातिवाद वगैरह होता है, लेकिन ये एक मानसिकता होती है कि हाँ, यहाँ से भाग के हम कहीं और जाएं तो शायद अ, हमें वहाँ पे पहचानते नहीं होंगे लोग, तो हमारी जो स्थिति है वो थोड़ी और सुधार सकते हैं हम लोग। और तीसरा तो खैर शहर की जो चमक है, जो एक हमें आकर्षित करती है कि हाँ, गांव की स्थिति और शहर की स्थिति, शहर मतलब जिस तरह से टेलीविजन में देखते हैं हम लोग आजकल, सॉरी सोशल मीडिया में देखते हैं कि शहरों में जो पूरी चमक है, वहाँ पे बड़े-बड़े लोग हैं, प्रख्यात लोग हैं, अमीर लोग हैं, सब कुछ वहीं पे है। तो फिर वो एक आकर्षण जो है हमें खींच के ले जाता है। तो ये 2-3 कारण, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 2-3 मुख्य कारण मैंने देखे हैं। तो कम से कम तीसरा जो कारण है, उसको तो हम तभी बदल पाएँगे जब या तो मानसिकता बदले या फिर गाँव भी है उतना ही आकर्षित न लगने लगे किसी वजह से। लेकिन पहले जो 2 कारण हैं, उनको हम गाँव के अंदर ही बदल सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिए, जहाँ पे अगर जब आर्थिक स्थिति गाँव की इतनी अच्छी हो जाएगी कि आजीविका, वो भी एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड, एक अच्छा काम जिसमें लोगों को अच्छा लगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको एक और कि कच्छ में पिछले 15 एक साल में जो वहाँ पे हाथ की बुनाई है, वणाट जिसे बोलते हैं, वो दोबारा से पनपी है और उसका अच्छा मार्केट भी मिल रहा है लोगों को। तो इस वजह से कई युवा लोग जो पहले इंडस्ट्री में चले गए थे, टाटा अडानी में चले गए थे या गल्फ में चले गए थे, वो वापस अब हाथ की बुनाई में अपने घर पे बैठे-बैठे हाथ की बुनाई कर रहे हैं और अच्छी तरह से जो है अपना बेच पा रहे हैं, जो भी कर। और लड़कियां जो पहले कभी नहीं करती थी ये काम, ये भी अब बैठने लगी हैं और हैंडलूम पे और बना रही हैं। तो ये रिवर्स माइग्रेशन की तरह अगर मान लीजिए हम देखते हैं,
ये हर गांव में क्यों नहीं हो सकता है, चाहे वो कृषि की वजह से हो, चाहे वो हस्तकला की वजह से हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैंने कुतुम्बकम का एग्जांपल आपको दे दिया चेन्नई के बाजू में। तो ये हर जगह पे एक अच्छी आजीविका। और दूसरा सामाजिक शोषण का, जिसमें कि दलित हो, महिला वगैरह जिस पे शोषण हो रहा है, उसके भी जो आंदोलन, और उसमें जैसे मैंने डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी दलित महिलाओं के बारे में आपको बताया, आप 30 साल पहले वहां पे जाते और अब जाते वहां पे 75 गाँव में अब जाएंगे, तो एक इतना क्रांति आप देखेंगे सामाजिक रिश्तों में भी। उनको महिला होते हुए, दलित होते हुए किस तरह का जो है अब क्या उनका स्टेटस है, जो पहले होता था उससे कितना बदलाव हुआ है, और वो कृषि में आंदोलन लाने की वजह से। तो इस तरह के सामाजिक न्याय की तरफ भी अगर हम बढ़ते हैं तो लोगों को बाहर जाने का मतलब जिसे डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं, जो पुश, जो एक धक्का दे के निकलने वाली बात है, कम से कम वो तो कम हो सकती है। अच्छा, सोपान आप भी अगर टिप्पणी करना चाहें। जी, मैंने एक बात जो गांव में सुनी है, गांव के लोग ये कहते हैं कि रौनक चली गई गांव की। वो ये कहते हैं कि जब पहले कहीं निकलते थे चलते फिरते तो लोग दुआ सलाम करते थे, हालचाल पूछते थे, क्योंकि उसमें एक तरह का संबंध रहता था। ये एक फैज अहमद फैज की दक्कनी गजल है कि थे कितने अच्छे लोग कि जिनको अपने दुख से फुर्सत थी, जब मिल बैठे तो दुश्मन का भी साथ गवारा गुजरे था। तो अब दिक्कत गांव में ये आ गई है कि गांव में विश्वास चला गया है। गांव के लोगों में देखिए, किसान बहुत हिम्मती चीज होता है, हिम्मत के बिना खेती हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी कई महीनों की मेहनत एक 15-20 मिनट की आंधी में तबाह हो जाती है। तो किसानों में ये बहुत हिम्मत होती है, रहती थी पहले, कि बहुत बड़े बड़े घाटे सह लेते थे और उनके पास घाटों को सहने की व्यवस्थाएं भी थी, जो इतनी बड़ी संख्या में खत्म हुई है कि आज किसान आत्महत्या करते हैं। और उसका एक कारण ये है कि हमने ये मान लिया है कि ये जीवन जीने का तरीका बेकार है, क्योंकि जीवन जीने का ISI तरीका वो होगा जो दूसरे हम बाजार या विशेषज्ञ बताएंगे। जीवन जीने का कोई एक तरीका श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी। लेकिन जब तक वो आशीष जी ने जो बात कही वो बिल्कुल जमती है कि संबंध ठीक करने पड़ेंगे गांव में। अगर आप अपनी जात और अपने कुनबे के आर बाहर नहीं देख सकते तो कोई ज्यादा भविष्य है नहीं, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन जो बदलाव लाएगा उनकी मार हम पे जब पड़ेगी तो हमको उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ेगा शायद, जिनको आज हम अपने आप से नीचा मानते हैं। हमें अपने आस पड़ोस में अपने संबंध ठीक करने पड़ेंगे। पानी नहीं होगा तो किसके पास पीने जाएंगे? किस सरकार को, जब प्यासे मर रहे होंगे तो ट्विटर पानी नहीं देगा, पड़ोसी के घर जाना पड़ेगा एक बाल्टी लेके। तो संबंध ऐसे होने चाहिए कि जिसमें लेन देन की गुंजाइश हो, और जहां संबंध अच्छे होते हैं वहां लोगों को आत्मविश्वास भी धीरे धीरे आ जाता है। आज बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के लोग शहर छोड़ के गांव में रहने का के जुगाड़ में लगे हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग शहर में सफल हैं तो उनमें आत्मविश्वास काफी है, जो हमारे गांव से अब जा चुका है। लेकिन उनके पास हुनर नहीं है गांव में रहने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका आत्मविश्वास उन्हें उस हुनर से दूर रखे। तो जो लोग वापस जा रहे हैं उन्हें कम से कम जो लोग वहां रहते हैं उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। उसमें ये रूमानियत नहीं होनी चाहिए कि भाई हम तो शहर को छोड़ के अहो ग्राम्य जीवन भी क्या है में लग रहे हैं। वो संबंधों की बात है, सामने वाले की आंख में आंख डाल के देखना पड़ता है और उसमें सच झूठ का पता लग जाता है। शुक्रिया सोपान। इसमें अखिलेश का इससे जुड़ता हुआ ही सवाल था। अगर कुछ बातें इसमें और आपको जोड़नी हुई इस सवाल के संदर्भ में तो आप जोड़िएगा कि आधुनिक राष्ट्र राज्य में ये जो ग्राम स्वराज जैसी अवधारणा है वो शहरों के उसमें कैसे दिखे, और शहरों का जो सत्ताई स्थिति एक तरीके से है गांवों के साथ उसका जो रिश्ता है वो एक सत्ताई तरीके का है, उसमें बदलाव कहाँ से आ सकता है। और जैसे रोमानियत की बात अभी आप सोपान बोल रहे थे,
कि सिर्फ रोमानियत से या रोमांटिक एक एटीट्यूड रखने से गाँवों के प्रति कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये बदलाव कैसे होगा, इस पे अगर आप कुछ और भी जोड़ना चाहें तो शायद इस सवाल का उत्तर हो पाए। ये मुझे देना है या आशीष जी देंगे? सोपान आप शुरू कीजिए, मैं थोड़ा जोड़ दूंगा। अच्छा, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अगर आप गांव में जा रहे हैं तो आप किस लिए जा रहे हैं? अगर आपको केवल एक बहुत प्रसिद्ध व्यंग लेख है, बड़े लेखक थे शरद जोशी, उनका एक प्रसिद्ध लेख है जीप पर सवार इल्लियां, जिसमें 2 अधिकारी और साथ में एक शरद जी जीप पे सवार होके गांव जा रहे हैं क्योंकि इल्लियों ने चने की फसल खा ली है, और वो वहां जाते ही वो चीजें लूटने की कोशिश करने लगते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम गांव जाएं तो हम ये मान के जाएं कि हम अपने संबंधियों के पास जा रहे हैं, हम जीप पर सवार इल्लियां ना बने। आशीष जी। आशीष जी आप बोले। हाँ जी, सॉरी, जरा माइक म्यूट था। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। और क्या अखिलेश जी ने पूछा था ना ये? हाँ जी 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 जी। तो ये ऐसा है कि देखिए, जो शहर की सत्ताधारी सत्ताधारी रिश्ता है गांव की तरफ, थोड़ा सा तो मैंने संकेत करने की कोशिश की थी अपने उसमें वक्तव्य में कि इसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव तो यही लाना पड़ेगा कि गांव के लोग अपनी तरफ से सशक्तिकरण की तरफ बढ़ें और हम जितना उसमें मदद कर सकते हैं करें। कि लोग अपनी तरफ से कहें कि आज तक तो आपने जितनी हमारी जमीन लेनी है, पानी लेना है, जितने भी संसाधन ले जाने हैं वो ले लिए हैं, लेकिन कल से हम नहीं होने देंगे ये। आप कुछ भी कर ले, हम नहीं होने देंगे ये। और कई जगह पे ऐसा हुआ है आंदोलन ना, कि लोगों ने माइनिंग बंद कर दी है या रास्ते रोक दिए हैं कि नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे रास्ते, क्योंकि रास्ते हमारे लिए नहीं, आपके लिए बन रही है। ट्रेन का ये बुलेट ट्रेन जो है वो आपके लिए बन रही है, हमारे लिए नहीं बन रही है। तो 100 से ज्यादा गाँव ने केस किया उसके खिलाफ। तो एक तो ये हुआ कि लोग जो है इस तरह की अपनी अपनी जो सत्ता, लोगों के पास, सबके पास सत्ता है अपनी, एक अंदर जो है जो सत्ता होनी चाहिए, जो हमारा अपना इंट्रिंसिक पावर है, उसे बताना बहुत जरूरी है। जहां हो सके हम अपने आप को मोबिलाइज करके करें, जहां हो सके अगर कानून इस तरह का है जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसका हम इस्तेमाल करें। लेकिन साथ में शहर के लोगों में भी जो मानसिकता है वो भी तो बदलनी होगी ही। कि जैसे सोपान जी ने कहा कि हम दूसरों को नीच समझते हैं, चाहे वो हम एनजीओ हो, सरकार हो, या एक शहर के वासी हो। कि गांव, अब देखिए हमारे जो शब्द भी हैं, मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था तो किसी को अगर साथी को मजाक उड़ाना था, मैं उसको बोलता था तो गंवार है। अब गंवार मतलब गांव का रहने वाला, मतलब बेवकूफ। तो ये जो, या कच्चा पक्का, गांव में तो सब कच्चे मकान हैं, हमारे शहर में पक्के मकान हैं। ये जो एक गांव के लोग हाथ से काम करते हैं, हम लोग सिर से काम करते हैं। ये जो एक हमारी अपनी शहर वासियों की जो मानसिकता है उसे भी बदलना बहुत जरूरी है। और ये स्कूल से ही शुरू करना पड़ेगा। हमारे स्कूल में ही ये हमें ठूस दिया जाता है, हमारे माँ बाप ठूसते हैं या फिर हमारे टीचर्स हमें ठूसते हैं। और आजकल तो खैर हजार जितने भी चैनल्स हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे ठूस जाता है। इन सबको हमें बदलना बहुत जरूरी है। ये एक मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। 2-3 पीढ़ियां भी लग सकती हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करें। हम अपने आप से शुरुआत करें कि हम भी वही काम करें जो हम कहते हैं कि ये नीच का काम है। चाहे वो जैसे कि मलमूत्र के बारे में सोपान जी ने बताया, चाहे वो अपने खेती करने का है, चाहे एक सब्जी भी उगा लें, ताकि हमें अपनी मानसिकता में भी पता चले कि सब्जी उगाना कितना मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है। हमने तो सुपरमार्केट में जाके खाना ले लिया, खरीद लिया, लेकिन कितनी दिक्कत हुई उस किसान को। जैसे सोपान जी ने कहा, 6 महीने काम किया, उसके बाद पता चला 15 मिनट खत्म हो गया, सब कुछ विनाश हो गया। ये तो कम से कम हमें एहसास हो। तो ये सब इस तरह की बदलाव, मुझे लगता है कि अगर जो हमें सत्ता की आज की जो असमानता है उसको बदलना है तो ये करना होगा। शुक्रिया आशीष भाई। कुछ और सवाल हैं, लेकिन काफ़ी सारे सवालों के जवाब आशीष जी ने और सोपान ने
चैट बॉक्स में, Q&A बॉक्स में लिख कर दे दिए हैं। जो लोग देखना चाहें वो आंसर्स को वहाँ पर देख सकते हैं। हम एक और 2 सवाल और लेंगे। हम समय सीमा से काफ़ी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 5 मिनट और समय को बढ़ा लें, तो कुछ और सवालों के जवाब हम दे सकते हैं। इसमें एक सवाल सुधांशु फिरदौस का है। वो कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी शहर की संस्कृति का प्रभाव बढ़ गया है। हम लोग जब छोटे थे तो वेस्ट को लेकर इतनी घृणा नहीं थी, जितनी अब देखने को आती है। ग्रामीण इलाकों में पक्के मकान बड़े हैं, उससे भी प्रकृति के साथ असंतुलन हुआ है। गाँव को शहर से अलग करके देखना ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसमें सवाल कहीं नहीं दिख रहा है उतना स्पष्ट, लेकिन क्या इस पे आपका कोई ये कमेंट होगा? मैंने ये शायद अपनी बात में कहा था कि शहर गांव का ही एक और रूप है। तो ये सही में अगर हम इसको व्यापक दृष्टि में देखेंगे तो गांव और शहर में उतना वो अंतर स्केल का है, लेकिन जो भी आज शहर हैं वो एक समय पहले गांव ही थे। तो आज भी जो आज गांव है हो सकता है वहां भी शहर बन जाए। और जो जहां आज हम बहुत घने शहर देख रहे हैं वो महामारी की या किसी दूसरे कारण की चपेट में अगर छोड़ दिए जाते हैं तो वहां जंगल उगने में देर नहीं लगेगी। प्रकृति के अपने तरीके होते हैं चीजों को ठीक कर लेने के। एक ज़रूरी सवाल जो मुझे लगता है आज की जो हमने चर्चा जिस हिसाब से सोची थी, उसके लिए जुड़ा हुआ एक सवाल भावना पाठक ने पूछा है कि जो शहरों की तरफ माइग्रेशन, मेरे ख्याल से ये जोड़ना ज़रूरी रहेगा कि कोविड के पहले जो सिचुएशन थी उसमें शहरों की तरफ माइग्रेशन लगातार हो रहा था, और हम जो बात कर रहे हैं कि एक नए रिश्ते शहर और गाँवों की ओर बने, उसमें क्या शहरीकरण को कंट्रोल करना, उन्होंने लिखा है हाउ कैन बी कंट्रोल अर्बनाइजेशन। मुझे लगता है और अच्छा रहेगा कि हम पूछें कि क्या शहरीकरण को कंट्रोल करना है, और अगर करना है तो किस तरीके से किया जाए। मेरे ख्याल से इस प्रश्न के साथ हम इस सत्र को खत्म करेंगे। अगर आशीष और सोपान अगर इस पे छोटी सी टिप्पणी देना चाहें। सोपान शुरू करेंगे आप? मैं शुरू करूं? अच्छा। जी। मुझे कंट्रोल जैसे शब्दों में थोड़ी दिक्कत होती है। कंट्रोल अर्बनाइजेशन तो फिर कौन करेगा? फिर क्या करेंगे हम? जो बस्ती हमें ठीक लगती है उसको चलने देंगे, जो नहीं लगती उसको उजाड़ देंगे। तो ये इस तरह से क्या गांव होगा क्या शहर होगा, ये हम मतलब हमारे यहाँ तो ये जैसे दिल्ली शहर हो गया इतना बड़ा, पर दिल्ली थोड़ी अलग जगह है। दिल्ली में एक तरफ अरावली आके खत्म होते हैं और दूसरी तरफ यमुना है। उसके बीच का जो इलाका है, अगर आप उस जगह पे रहते तो उसमें रहने का एक लाभ था कि सेनाओं को केवल उत्तर और दक्षिण देखना होता था, इधर उधर नहीं देखना पड़ता था। इसीलिए दिल्ली में बार बार नगर बनते चले गए, बार बार किले बनते चले गए। आज उसकी जरूरत नहीं है। तो अच्छा तो हमेशा ये रहता है कि मैं आपको एक बड़ा छोटा सा तरीका बताता हूँ इसको, एक बहुत बड़ी गलती बताता हूँ और एक सुंदर तरीका बताता हूँ। पहले आपको गलती बता देता हूँ। ये जोनिंग का विचार अल्बर्ट मायर नाम के एक प्रसिद्ध शहर के ढांचे बनाने वाले आर्किटेक्ट हुए अमेरिका में। तो अल्बर्ट मायर जोनिंग स्कूल के व्यक्ति थे, और जब दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1955 में बनना तय हुआ तो अल्बर्ट मायर को ही सौंपा गया। तो उन्होंने अपना जोनिंग के हिसाब से काट दिया। अब अल्बर्ट मायर का शहर मोटर गाड़ियों का शहर था। तो आप पाएंगे हमारे शहरों की बहुत सारी दिक्कतें आज इसलिए हैं क्योंकि हमने हमारी चेतना के केंद्र में मोटर गाड़ियां हैं। जिनके पास वो धन है मोटर गाड़ी खरीदने का वो ठीक है, बस सार्वजनिक यातायात ये ठीक नहीं है। धंधे कहाँ बनेंगे, उनका स्वभाव क्या होगा, ये हमने कुछ अटपटी चीजों में बना दिया है। और जो पुराना तरीका होता था, जो सुंदर तरीका है, पुराने लोगों ने मुझे ये समझाया है कि मान लीजिए दो जगह पे हैं, यहाँ बताना थोड़ा कठिन हो जाता है, दो छोर मान लेते, एक गांव ये है एक गांव ये है, और यहाँ पे थोड़ी जमीन है, बीच में जमीन ऐसी है कि यहाँ का पानी इधर आने की बजाय इधर आता है। तो पानी जिधर जाता है वो जमीन उस गांव की होगी। अब ये इतना सुंदर तरीका था तय करने का कि जो प्रकृति ने सीमाएं बनाई हैं उसके हिसाब से हम तय कर लें। तो
उससे ये तय हो जाता है कि किस इलाके में कितने लोग रह सकते हैं, पानी कितना आता है। ये हमको ऐसे निर्णय हमेशा जगह देख के बनाने पड़ते हैं, लोगों के संबंध देख के बनाने पड़ते हैं। इसका कभी कोई एक तैयार फॉर्मूला नहीं आता। आशीष जी, आप कहें। जी, तीन संक्षिप्त में अगर कहूँ तो तीन चीजें मुझे लगता है कि जरूरी है। सोपान जी ने कहा, उसके अलावा दूसरा एक तो ये कि गांवों को वापस समृद्ध कैसे बनाया जाए, और जिसके बारे में बार बार हम लोग इधर जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कि आजीविका और सामाजिक मतलब आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से और रिश्तों की तरह से वापस एक कम्युनिटी स्पिरिट और एक बराबरी का, न्याय का वहाँ पे समाज कैसे हो। और ये हवा वाली बात नहीं है, इसमें भारत में कई ऐसे दर्जनों शायद सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ पे इस तरह का रिवाइटलाइजेशन हुआ है, गांव को समृद्ध बनाने की कोशिश हुई, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे रुक गए हैं, वापस आ गए हैं। और अगर लोग गांव से शहर की तरफ भागने की इतना ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे तो अपने आप शहरीकरण थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा है कि शहर के अभी जितने शहर हैं उन सब के आसपास जितने गांव हैं उन सबको क्यों नहीं हक दिया जाए कि वो सबसे पहले बोले कि ये शहर हमारे गांव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या हम अपने आप को गांव की तरह ही सोचना चाहते हैं। तो एक सीमित अपने आप बन जाएगी। पुणे के आसपास के सारे गांवों को अगर वो हक बन जाता है, मिल जाता है, जिसमें कि सरकार जबरदस्ती उनसे जमीन नहीं खरीद सकती या कंपनियां जबरदस्ती नहीं खरीद सकते, तो वो एक कानूनी तरीका हो गया, या एक शहरीकरण का जो एक विस्तार हो रहा है उसको कम करने का। और तीसरा मुझे लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शहर और गांव को इस तरह से हम अलग देखने वाली बात जो कर रहे हैं उसके बजाय अगर हम, जैसे मैंने कहा, कि एक कंटिन्यूम देखें, एक एक लकीर की तरह देखें, जिसमें कि सुविधाएं जो हैं, जो हमें चाहिए, जो जो बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत जरूरत है, वो हर जगह पे हो, चाहे वो शहर में हो, गांव में हो, शहर के कस्बे में हो, सब जगह पे हो। और इस वजह से गांव की रौनक, जिसके बारे में सोपान जी ने कहा, या गांव की जो चमक है, असल की चमक, गलत वाली चमक जो शहरों में मिलती है वो नहीं, लेकिन असल वाली चमक वो भी उतनी ही हो जाए तो फिर लोग क्यों जाएंगे। बल्कि अभी तो क्या है, हर जगह दुनिया भर में ये भी हो रहा है कि शहर को छोड़ के लोग गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे दूसरा एक उल्टा भी हो रहा है कि गांव की जमीन जो है बाहर से शहर के आने वाले अमीर लोग ले लेते हैं और फिर वहां पे एक अलग तरह का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन किसी न किसी वजह से शहर के लोग भी अब ये सवाल पूछने लगे कि भाई ये शहर असल में जीने लायक है, या हमें थोड़ी सी और शांति वाली, प्रकृति वाली, बिना प्रदूषण वाली बिल्कुल। जगह चाहिए, तो हम जाएंगे गाँव में। तो क्यों ना ऐसा हम रोचक बना दे गाँव को कि गाँव के लोग भी वापस आ जाए, या नहीं निकलना चाहे, हो सकता है शहर के कुछ लोग भी आ जाएं, तो गांव के लोग भी आएंगे, ठीक है, हाँ चलिए आप भी आइए, आप भी मजे लीजिए। तो ये एक कम से कम ये तीन चीजें मुझे लगता है कि बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी शहरीकरण का जो आजकल का जो एकदम पागलपन है उसको रोकने के लिए। एक छोटी सी बात, बस बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, ये आखिरी मौका नहीं है हमारी बातचीत का। अगर हमारी बातचीत अच्छी है तो मतलब ये संबंध होगा, तो सारे सवाल के जवाब आज ही नहीं मिल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सोपान जी आप भी अपना ईमेल रख दीजिए, मैंने डाल दिया अपना ईमेल, आप भी डाल दीजिए, तो लोग डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। हाँ, वो ईमेल आप डाल दीजिए, और वैसे भी हम स्पीकर्स का जो ईमेल आईडी और बाकी कांटेक्ट इन्फो है, हम मेल के जरिए सभी लोग जिन्होंने अटेंड किया आज का वेबिनार उनको भेजेंगे। मेरे ख्याल से अब हम इस सत्र को कंक्लूड करते हैं, और चर्चा, जैसा कि सोपान जी ने कहा, कि यही एकमात्र नहीं मौका है कि हम सवालों पर बातचीत कर सकते हैं, बल्कि ईमेल के जरिए और इस वेबिनार के बाद भी हम इसको जारी रखना चाहेंगे। मैं सभी पैनलिस्ट को, सभी स्पीकर्स को, आशीष को, सोपान को, राजेंद्र जी को धन्यवाद करता हूँ। आज की चर्चा बहुत ही ज़्यादा जानकारी परक रही, नए मुद्दे हमें समझ में आए। अगर किसी भी चीज़ से जुड़ी आपको जानकारी चाहिए हो, जिन्होंने आज भागीदारी की इस सत्र में, हमें prc.india@yahoo.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आप हमसे हमारे कामों के बारे में जानकारी चाहते हैं, या हमारे साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट या कोई काम करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सभी प्रेजेंटेशंस को, सभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को आपको इस वेबिनार के पूरा होने के बाद भेज देंगे ईमेल पर। ये वेबिनार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत अनुभव था, क्योंकि जैसा राजेंद्र रवि ने शुरुआत में कहा कि हमने इसे इतने विस्तृत रूप में नहीं सोचा था।
लेकिन जैसे जैसे आपका सहयोग मिलता गया, प्रोत्साहन मिलता गया, ये वेबिनार ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है और उम्मीद है कि ये इसमें जो चर्चाएँ हुई वो आपको उपयोगी लगी होंगी। मुझे लगता है कि इस चर्चा में एक बात बहुत जो ज़्यादा अंडरलाइन करने जैसी आई, वो रेखांकित करने वाली बात ये है कि हमें संबंधों के बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत है और जिस तरीके से कोविड सिचुएशन आई है, लॉकडाउन चल रहा है और हम अपने आसपास के संबंधों को नए तरीके से समझ रहे हैं, उसमें प्रकृति और आसपास के लोगों, शहरों, गाँवों, सभी संबंधों को फिर से नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। हम इन चीज़ों पर चर्चाएँ आगे भी आयोजित करते रहेंगे। इस वेबिनार को एक सफलता बनाने के लिए आपका शुक्रिया। जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, वो आपको ईमेल पर भेज दी जाएँगी। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आप prc.india@yahoo.com पर हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। मैं राजेंद्र रवि जी को इसको फॉर्मली कंक्लूड करने के लिए अब आमंत्रित करता हूँ। काफ़ी समय हो चुका है। विलम्ब हम लोग समय पे शुरू किए थे, लेकिन करीब 15 मिनट से ज़्यादा समय बीत चुका है। हमें लगता है कि प्रश्न तो आते ही रहेंगे और जैसे सोपान जी ने और आशीष भाई ने कहा कि चर्चाएं जो है एक बार में ख़त्म न होती है, न करनी चाहिए, क्योंकि ये निरंतर करने की चीज़ है। नए नए समस्याएं आएगी, नए नए तरह से उसको सुझाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसी बात के साथ अभी का जो वेबिनार है उसको समाप्त किया जाता है और पुनः आप लोग दोनों को और बाकी सब लोगों को धन्यवाद। नमस्कार। सभी को नमस्कार।